ओके, सो आज हमें एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यार। एकदम न्यू टॉपिक है और काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात वर्क पावर एनर्जी की, सबसे जो बहुत ही अच्छी बात है कि बाकी अदर चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है, मतलब अदर चैप्टर्स में यूज़ होने का सेंस क्या है? सपोज मैं अगर बात करूँ कि देयर आर लाइक 30 चैप्टर्स। ठीक है? सो फिज़िक्स में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो 30 में से आप ये मान के चलो कि एटलीस्ट 10 ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे आप वर्क, एनर्जी और पावर इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। पावर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में पावर यूज़ नहीं होता, बट ये जो वर्क है और ये जो एनर्जी है, ये दोनों हमेशा यूज़ होते हैं। तो मतलब इस चैप्टर को आप ऐसे नहीं सीखेंगे कि सिर्फ़ आपको यही चैप्टर पढ़ना है, नहीं, थोड़ा रिलेटेबल सीखना है हमें, जिससे हम अदर चैप्टर्स में भी, अदर प्लेसेस में हम यूज़ कर पाएँ वर्क पावर एनर्जी को। ओके? तो जो चैप्टर है हमारा दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है? बट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले वर्क को डिफाइन करेंगे, तो पहले चैप्टर ही लिख लेते हैं पूरा। द चैप्टर इज़ वर्क, हमें इसमें वर्क डिस्कस करना है, एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है एंड पावर के बारे में डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यार वर्क के बारे में। वर्क क्या है एग्जैक्टली और उसे कैसे हमें डील करना है, वर्क को डिस्कस करना है। ओके, तो अगर मैं सिंपली बात करूँ तो वर्क बहुत सारे हैं। लाइक अभी मैं कुछ आपको टीच कर रहा हूँ, तो मैं एक टाइप का वर्क कर रहा हूँ, आप स्टडी कर रहे हैं, आप एक टाइप का वर्क कर रहे हैं। और लेट्स से आपके पेरेंट्स हैं, वो वर्क पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ही टाइप के वर्क हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के वर्क हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये जो फिज़िक्स का वर्क है, मतलब फिज़िक्स में जो हम वर्क सीखते हैं, ये वाला वर्क नहीं है, जो हम टीचिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या कुछ हम काम कर रहे हैं, ये उस टाइप का वर्क है ही नहीं। तो पहली बात तो ये समझना है कि ये जो वर्क की डेफ़िनिशन है, वो ये वाली डेफ़िनिशन ही नहीं है, टीचिंग, स्टडीइंग, सिटिंग, कुछ भी आप प्लेइंग, कुछ भी कर रहे हैं, ये इस टाइप का वर्क है ही नहीं। देखिए किस टाइप का वर्क है। तो वर्क से पहले हमें थोड़ा-सा किसको सीखना पड़ेगा? एनर्जी को समझना पड़ेगा। तो एनर्जी यार मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मुझे वैल्यू, फ़ॉर्मूले ये सब एक्सप्लेन तो मैं करूँगा ही, बट बेसिक आपको पता है कि एनर्जी क्या है, ठीक है? डिफरेंट टाइप की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, मतलब बहुत सारे टाइप की एनर्जी। सपोज़ एक बल्ब है, वो लाइट एमिट कर रहा है, तो वो एक लाइट एनर्जी है। वो बल्ब कहाँ से एनर्जी ले रहा है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है। तो इस टाइप में एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ हैं। अब समझिए कि होता ये है, सपोज़ लेट्स से हमारे बॉडी में एक एनर्जी है, हमारे बॉडी में क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। तो हमारे बॉडी में अगर एक टाइप की एनर्जी है, तो वो स्टोर है, मतलब कुछ केमिकल फॉर्मेट से हमारे बॉडी में वो एनर्जी स्टोर है। अब हमें लेट्स से वो एनर्जी से हम यूज़ करके रनिंग कर रहे हैं। तो उस एनर्जी को अगर हम यूज़ करके रनिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने वो केमिकल एनर्जी को, वो रनिंग करने वाली एनर्जी जो हमारे मसल्स यूज़ करने वाले हैं, हमने उस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, ये किसके थ्रू होता है? ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं। डिफरेंट मीडियम कैसे हो सकता है? सपोज़ सपोज़ बात करते हैं, आपको जनरेटर पता है? मोस्टली लोग, सब लोग जानते होंगे जनरेटर क्या होता है। जनरेटर आपसे फ्यूल लेता है और इलेक्ट्रिसिटी बना के आपको देता है। तो इसका मतलब कर क्या रहा है? ये तो एक मोड है, ये एक मोड है जिसने फ्यूल वाली एनर्जी को कन्वर्ट करके किसमें बदल दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया। तो सेम काम कौन है? सेम काम होता है क्या? वर्क का। वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन मोड टू अनदर। ओके, तो ये चीज सबको समझ में आया वर्क एग्जैक्टली क्या है? वर्क इज लाइक अ जनरेटर। जनरेटर क्या काम कर रहा है? फ्यूल लेके
कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है आपको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, बहुत इनफाइनाइट इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे बल्ब है, बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उससे क्या बना रहा है? लाइट एनर्जी। सबको तो बेसिकली ये वर्क क्या है हमारा? ये वर्क है, एक एनर्जी लेगा और उससे दूसरी एनर्जी बनाएगा। ठीक है, सपोज आपने एक स्टोन है, एक स्टोन थ्रो किया, ठीक है, या लेट्स से एक बॉक्स रखा हुआ है और आप उसको पुल कर रहे हो, तो पुल करने में आप अपने बॉडी की एनर्जी लगा रहे हो, क्लियर? तो वो बॉडी की एनर्जी आप किसे दे रहे हो? इस बॉक्स को दे रहे हो ना, तभी तो ये बॉक्स क्या कर रहा है? मूव कर पा रहा है। विदाउट एनर्जी ये बॉक्स मूव ही नहीं कर पाता ना। तो आपने अपनी बॉडी को की एनर्जी दे दी बॉक्स को और वो मूव करने लग गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ? एनर्जी कन्वर्जन हो गया। तो इसका मतलब एट द एंड अगर मैं बताऊं कि वर्क क्या है, तो बताएं यार, एनीवन? इतने पूरे डिस्कशन से क्या क्लियर चल रहा कि वर्क क्या है एग्जैक्टली? एनर्जी। ओके, सो बेसिकली वर्क क्या है कि एक मोड है टू ट्रांसफर द एनर्जी। ओके, सो वर्क इज a mode to transfer energy from one form or place to another form। समझ आया? तो वर्क समझ आया, बट इसे मिसकॉन्सेप्शन मत ले लेना, इट इज नॉट द ओनली मोड, इट इज नॉट द ओनली मोड। वर्क इज अ मोड, ठीक है, बट ये नहीं है कि आप समझो कि सिर्फ वर्क बस से होगा। देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स, जो मैंने भी आपको बताया कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जनरेटर, बल्ब, सब कुछ ही एक टाइप की एनर्जी लेके दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, चले अब बात करते हैं मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है वर्क को। फिजिक्स में किस तरीके से वर्क को कैलकुलेट करने वाले हैं हम। तो देखिए वर्क किस तरीके से डिफाइन है फिजिक्स में। फिजिक्स में डिफाइन है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। इस तरीके से वर्क डिफाइन है, मतलब डी का मतलब आप जानते हैं स्मॉल, ये डी का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? स्मॉल। तो एक स्मॉल वर्क डन, एफ क्या है? फोर्स, और एस क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर वर्क कांस्टेंट है तो क्या होगा? हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दो पाथ हमारे पास यहाँ से बनेंगे। कौन सा? अगर फोर्स कांस्टेंट है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, आप समझ रहे हैं क्या है? फोर्स अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, सो if force is constant throughout the displacement, तो अगर कांस्टेंट है तो बताओ क्या कुछ हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या इसका? नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आंसर हो जाएगा क्या भाई? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसी को डाउट? क्लियर? और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? बताएं कैसे सॉल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट? FS cos theta. एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला टाइप।
तो मैं अभी दोनों ही फॉर्मूले लिख देता हूँ और बहुत ही अच्छे से चीजों को ध्यान देंगे, बहुत ही स्टेप वाइज। स्टार्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, तो बहुत ही स्टेप वाइज प्रोसीड करेंगे। अभी ये था फोर्स कांस्टेंट। अगर फोर्स वेरिएबल है तब क्या होगा? अभी अभी याद करें, अगर फोर्स वेरिएबल है, कोई भी चीज वेरिएबल है और लेट से डी डब्ल्यू लिखा है, मुझे सिर्फ डब्ल्यू चाहिए, तो क्या डिफरेंशिएट करेंगे इसे? क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। Integrate. तो हमें क्या करना चाहिए? इसे इंटीग्रेट करना चाहिए। मतलब डी डब्ल्यू को हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, और इसे भी इंटीग्रेट कर देंगे एफ डॉट डी एस। समझ आया? इंटीग्रेट कर देंगे तो चीजें हमारी पता चल जाएंगी। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे? स्टेप वाइज सीखेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट। फिर क्या हम पढ़ेंगे? वेरिएबल। समझ आया? तो इसका मतलब सपोज मैंने अभी आज लेक्चर 1 लिया आपका, तो लेक्चर 1 ले जाकर बुक में से वेरिएबल मत सॉल्व करने लग जाना। अभी सिर्फ आपको क्या सोचना चाहिए? कांस्टेंट। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल सिखा देंगे, उसके बाद वेरिएबल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? तो देखो, डी डब्ल्यू का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाने वाला है भाई? सिंपल, डी एक्स का इंटीग्रेट क्या आता है? X. आता है। तो डी एक्स का इंटीग्रेट आता है एक्स, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट क्या आएगा? वर्क। डन। डब्ल्यू। अब इसका तो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि f कैन बी एनीथिंग। f कैन बी एस स्क्वायर, लाइक f कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ds मतलब क्या है? dx टाइप है। तो फिर इंटीग्रेट करके आंसर आएगा ना। समझ गए ना? तो इसका कुछ मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ, डिपेंड करेगा कि f क्या है। समझ आया सबको? डिपेंड करेगा कि f का क्या है। तो इस तरफ मैं इंटीग्रेशन ही लिखा रहने दूंगा। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? इन F. दोनों पे। f पे डिपेंड करेगा कि यार f क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो अभी भी टेंशन मत लेना, हम वेरिएबल का आराम से डिस्कस करेंगे और सीख जाएंगे सारी चीजें, तो कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। चले, तो पहले मुझे लगता है हम कांस्टेंट से शुरू कर लेते हैं चीजों को देखना। ठीक, तो पहले यूनिट और बाकी सारी चीजों की बात कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो समझे, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ये जो वर्क डन है, इसका यूनिट वर्क, इसका यूनिट क्या है? आपको ऑलरेडी पता है वर्क का यूनिट। यूनिट क्या होता है? जूल। Joule. का यूनिट होता है जूल। बट मैं फॉर्मूले से देख सकता हूँ, इट इज अ फोर्स, मतलब न्यूटन इनटू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड कितना? सेकंड। सो न्यूटन सेकंड भी होना, सॉरी न्यूटन मीटर भी तो होना चाहिए ना। कॉस थीटा का कुछ होगा क्या यूनिट? नहीं। तो इसका मतलब इसका यूनिट जूल तो स्टैंडर्ड यूनिट है, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक अच्छी बात हो जाएगी, दैट 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू अनदर यूनिट, दैट इज न्यूटन इनटू मीटर। क्लियर? ठीक है। अच्छा, जब हमने न्यूटन और मीटर यूज किया, तो ये किस टाइप का यूनिट बन गया? एमकेएस यूनिट। अगर मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहूँ, सीजीएस में मतलब 1 न्यूटन को क्या लिखते हैं सीजीएस में? Right. 10 डाइन। raised to 5 dyne. 5 dyne. 10⁵5 डाइन। ओके, गुड। मीटर को क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। 100 100 centimeters. centimeter. इसका मतलब 10 देखें, raised to 7 dyne. या 10 टू द पावर 7 डाइन Percent. इंटू सेंटीमीटर हो गया। और ये यूनिट हमारा हो जाता है सीजीएस यूनिट, क्योंकि हमने सीजीएस सिस्टम में चीजें यूज कर ली। तो सीजीएस सिस्टम में ये जो जूल है, इसको जूल नहीं बोलते हैं, एमके Erg. सिस्टम में जूल बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम में इसे बोलते हैं अर्ग। Erg. क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे लिखें, लिख देते हैं। तो ये 1 जूल हो गया हमारा, 1 जूल। और 1 जूल जो है वो इक्विवेलेंट होगा 10 टू द पावर 7 अर्ग के। मतलब अर्ग क्या है? एक सीजीएस यूनिट है। सो बेसिकली अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट है। क्लियर? 1 अर्ग का मीनिंग क्या है? 1 डाइन पर सेंटीमीटर। 1 अर्ग का मतलब है 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसलिए ये सीजीएस यूनिट है।
और ये जूल में कितना होता है कैपेसिटी वाइज 10⁻7 जूल। ओके, अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, कांस्टेंट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम वेरिएबल को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, दोनों ही चीजों को प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें ये जो फॉर्मूला है, पहले हम कांस्टेंट फोर्स को डिस्कस करते हैं। व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। तो व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, W का क्या होता है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, आपको हर समय ऐसे नहीं लगा देना कि F इंटू एस इंटू कॉस थीटा लगा दो, थोड़ा सा लिमिटेशन वाइज वो पॉइंट देख लेते हैं। नंबर वन, सपोज एक स्टोन है, हम यहाँ पर है और मैंने एक स्टोन थ्रो किया 50 के फोर्स से, मैंने 50 न्यूटन से किया और स्टोन गया लेट्स से 30 मीटर गया। बताओ व्हाट इज द वर्क डन? क्या लगता है क्या हो जाएगा वर्क डन? into this 50 is our force, displacement is 30, कितना हो गया वर्क डन? into cos theta. हाँ, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देख लेंगे अभी के लिए एक रफ एंड आइडिया। अच्छा, अब ये बताओ कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम हो सकती है, 1 जितनी। ओके, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड मतलब आंसर 1500 से कम आने वाला है, ये क्लियर? आंसर 1500 से कम आएगा। अब पॉइंट ये, यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि वर्क डन में हमने इसे थ्रो किया फोर्स लगा के, तो ये जो वर्क डन हम सीखते हैं, इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, थ्रू आउट इस डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स एक्टिव रहना चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा था? नहीं, यहाँ पर हमने फोर्स लगा के थ्रो कर दिया, बाकी टाइम कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था? ग्रेविटी। तो इसका मतलब मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय मी ऑन दैट स्टोन, नहीं, हमने कुछ काम किया ही नहीं, कंसिडर ही नहीं होगा, ग्रेविटी ने किया, ग्रेविटी का हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट बताया मैंने? द फोर्स शुड बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। पहली चीज समझ आई? द फोर्स शुड बी applied throughout the displacement। इसे समझेंगे कैसे? इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कैसे? इस तरीके से, सपोज मैं इसे पुल कर रहा हूं और कंटिन्यू किसी फोर्स से पुल कर रहा हूं और ये इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर वर्क होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसे ऐसा कुछ स्ट्रोक टाइप किया है, मतलब हिट किया हुआ है, देन देयर इज नो फोर्स, सिंपल मूविंग। तो वर्क डन बाय दैट हिटिंग फोर्स, वर्क डन बाय दैट हिटिंग फोर्स क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय दैट हिटिंग फोर्स 0। उस फोर्स ने वर्क नहीं किया, यहाँ पे हम पुल कर रहे थे कॉन्स्टेंटली। समझ आया? तो वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स, यस, क्लियर है यार सबको? देयर इज अ वर्क डन बाय दैट पुलिंग फोर्स, लेकिन हिटिंग फोर्स से वर्क डन नहीं होगा। क्लियर? समझ आया ये वाला पार्ट सबको? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्स थ्रू आउट होना चाहिए। और नंबर 2 क्या
वर्क जो है ऐसा इंस्टेंटली डिफाइंड नहीं है, तो ये भी पहली चीज हमें समझनी चाहिए। इट इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, नॉट फॉर एनी इंस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, समझ आया क्या किसी को? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस लाइन? कोई बताए? सर मतलब जो फोर्स होता है वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, अगर आप हमेशा मतलब एवरेज जैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसका मीनिंग यही है कि जैसे हम निकालते थे ना, एक कार चल रही है सपोज, तो एक कार जा रही है और वो किसी प्लेस तक गई, तो अभी इसकी स्पीड 10 है, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर लेट्स से 25 हो गई, फिर लेट्स से 15 हो गई। तो मैंने आपसे पूछी, बताओ यार यहाँ पर स्पीड कितनी थी? आपने क्या कहा सर? 20 थी। मैंने पूछा बताओ यहाँ पर स्पीड कितनी थी? आपने कहा 25 थी। मैंने पूछा यहाँ पर स्पीड? आपने कहा 30 थी। सो दिस स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज अ इंस्टेंटेनियस टाइप ऑफ थिंग। आप एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछ सकते हो, ठीक। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन एट दिस इंस्टेंट, ऐसा होता ही नहीं है। वर्क डन एक पर्टिकुलर, मैं पूछूं बताओ t इज इक्वल टू 3 पे वर्क डन क्या है? नहीं। हाउ द वर्क इज डिफाइंड? इट इज डिफाइंड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 3 तक कितना वर्क डन हुआ। समझ आया सबको? Yes, sir. इस लाइन का मतलब समझ आया कि t इज इक्वल टू 3 पे वर्क मीन्स नथिंग। वर्क का मतलब क्या होता है? 0 to 3। समझ आया? सो मैं बात करता हूँ W एट टाइम instant, it's a t is equal to 3 has no meaning. Clear? Work W at t is equal to 3 has no meaning. Clear? It is defined for t is equal to 0 to t is equal to 3 second. ये क्या हो गया? एक इंटरवल हो गया। समझ आया सबको ये लाइन? बताइए, ये लाइन सबको समझ आया? Yes, sir. अच्छा, फिजिक्स में एक चीज समझना है, वर्क में हमें एटलीस्ट 2 लेक्चर लगेंगे वर्क की क्या समझने में? थ्योरी। याद रखना है, वर्क बहुत ही थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, आपको पक्का गलत हो जाएगा अगर आप प्रॉपर थ्योरी नहीं सीखेंगे। सो वर्क की प्रैक्टिस आफ्टर 3 लेक्चर ही स्टार्ट करनी है। फर्स्ट 3 लेक्चर्स आपको सीखने हैं, उसके बाद ही हम वर्क की प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाएंगे। तो चले, तो मुझे लगता है ये लाइन, ये स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं कि वर्क कब के लिए डिफाइन होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखें। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड होने का मतलब क्या हो जाएगा? एक मोशन को ऑब्जर्व करने के कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं बताएं? सपोज ये एक ट्रक है और ये बॉक्स जा रहा है इस ट्रक के साथ, ठीक है। तो बताओ इस बॉक्स को ऑब्जर्व करने के कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं? 2. 2, 2, 3, बताएं कितने? 2, 2, ठीक है। और कोई? इनफाइनाइट हो सकते हैं भाई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है योर चॉइस। और जब आपका मन है तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप कैसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? आप इसके अंदर जाके ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। आपका मन है आप यहाँ पे ग्राउंड पे रह के ऑब्जर्व कर सकते हो। आपका मन है नहीं हम दूसरी कार में बैठ जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे ट्रक में बैठ जाएंगे, यहाँ पे भी लगेज रखा हुआ है, आप बोलोगे नहीं
मुझे यहाँ से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मतलब कितने वेज हो सकते हैं यार, इनफाइनाइट, जैसे मन करे वैसे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन यू। तो इसका मतलब हम सिर्फ 2 ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात ज्यादा करते हैं, जिससे चीजें और ज्यादा क्लियर हों। हम ग्राउंड की ज्यादा बात करते हैं कि लेट्स से आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे या फिर आप कार से ऑब्जर्व करेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो मतलब इसके आंसर भी क्या हो सकते हैं, क्या आंसर तो हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। Infinite. तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस हो रही है और आप पूछो वर्क डन कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि किस फोर्स का वर्क डन आपसे पूछा है। समझ आया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं एक सिचुएशन में। सो फॉर अ गिवन सिचुएशन, for a given situation, there can be multiple work done by different forces. चले, अभी फील आ जाएगा। सोचो, आप ट्रक के अंदर हो, ये बॉक्स देख रहे हो और ये ट्रक आगे जा रहा है। आप ट्रक के अंदर हो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। बताओ, क्या ये बॉक्स कहीं जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक? No, sir. No. बॉक्स एकदम रेस्ट पे है ना भाई। ट्रक के अंदर आप बैठ के देखोगे तो आप भी अब जा रहे हो, बॉक्स भी जा रहा है। बॉक्स कैसा फील देगा? रेस्ट पे। भाई बॉक्स अगर रेस्ट पे है तो वर्क डन क्या होगा? 0। 0. जीरो। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं फॉर्मूला। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना। समझ आया? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और ये हमारा फोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, फोर्स कुछ कर लेगा क्या काम? नहीं। क्या आ जाएगा वर्क डन? 0। और सेम क्वेश्चन पे अगर मैं पूछूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखें आप, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो बॉक्स में क्या फोर्स लग रहा होगा? जल्दी बताएं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या फोर्स लग रहा होगा? mg. हाँ, mg तो लग ही रहा होगा। और ma. ये बॉक्स गिर जाता भाई, ये बॉक्स गिर जाता, कौन Pseudo. बचाएगा इसको? अरे सूडो तो गिराएगा, बचाएगा कौन? फ्रिक्शन। Friction. Friction. फ्रिक्शन बचाएगा। तो इसका मतलब अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो कोई ना कोई होगा जो इसको बचाएगा भी। ठीक, तो वो कौन हो जाएगा? फ्रिक्शन। Friction. ठीक है, और भी कई लोग होंगे, टेंशन नहीं लेना है। और भी कई लोग होंगे। अगर कार के अंदर जाकर देखोगे तो फ्रिक्शन भी होगा और सूडो भी होगा। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस रहेंगे, तो सबका अपना अपना अलग अलग वर्क डन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो बॉक्स आपको कैसा दिखेगा? मूविंग। तो अगर Moving. मूविंग दिखेगा तो देयर कैन बी वर्क डन। समझ आया? कैसा होगा वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि वर्क डन कैसे देखना है। लेकिन ये तो कंफर्म हुआ ना कि अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो वो बॉक्स कैसा दिखेगा आपको? मूविंग। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्क डन के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की, साइन की। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मतलब जो सबसे अच्छा वर्क डन है दैट इज जीरो वर्क डन। क्लियर? तो शुरू करते हैं जीरो वर्क से। जीरो वर्क डन, इसका मीनिंग क्या होता है, कब जीरो हो सकता है, ये सारे केसेस हम इसमें डिपेंड करेंगे। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में देखें। नंबर 1, क्या? सोचो, अगर फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं हम, इफ एफ 0 हो जाए तो देन वर्क डन को क्या होना पड़ेगा? 0. 0 होना पड़ेगा। ठीक,
डन। तो इसका मतलब ये है कि कब कब आपको ये वर्क डन 0 देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कब कब 0 देखने को मिलेगा। फोर्स 0 का मतलब मैंने क्या समझाया, 4-0 अगर फोर्स कंटिन्यूअस नहीं लग रहा है तो उसे हम मानेंगे क्या कि फोर्स लग रहा है? no नहीं। इफ force is not acting throughout, is not acting throughout the displacement, तो इसका मतलब क्या मानेंगे उस केस में हम फोर्स 0 और वर्क डन भी 0 0। ठीक है, क्योंकि पूरे डिस्प्लेसमेंट में नहीं लग रहा तो उसे हम नहीं कंसिडर करते हैं कि ये वाला वर्क डन वाला फोर्स है, नहीं कंसिडर करेंगे। अच्छा, अगर इफ द स्पीड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट थ्रू आउट, इसका मतलब क्या है? acceleration एक्सेलरेशन 0। अच्छा, और बेटा जब एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वहां पे कोई फोर्स होगा? नो सर। नहीं नो सर। क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी ये बात बताई ना, इफ समथिंग इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन द नेट फोर्स ऑन इट आर 0 बैलेंस्ड। 0 तो नेट वर्क डन क्या हो Balance. जाएगा? 0 0। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो स्पीड 0 का मतलब थोड़ा स्टेप वाइज नेट वर्क डन 0 होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या 0 होगा, सॉरी नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं नेट वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो मुझे लगता है ये 0 फोर्स समझ में आ गया, इतना कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 बात कर लेते हैं। अगर फोर्स के बाद सेकेंड नंबर क्या था? डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट एस वो 0 हो जाए, देन वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला W एफ एस कॉस थीटा ना, ये 0 तो 0, ये 0 तब भी 0, और ये 0 तब भी 0, इन तीनों में से कुछ भी 0 हुआ तो वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब क्या होता है, एग्जांपल वाइज देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग, बेसिकली मेरा मतलब ये है ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, तब क्या होगा? वर्क डन 0। मतलब लाइक अ मैन पुशिंग अ वॉल, बताओ वॉल मूव करेगी क्या? नो सर। तो इस टाइप के केस में क्या हो जाएंगे आंसर? वर्क डन 0 0 हो जाएगा। 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। समझ आया ये वाली बात? अच्छा, अब देखना, अभी देखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक क्या हो गया? रेस्ट। रेस्ट के केस में तो हमेशा आंसर क्या आएगा वर्क डन का? 0। अगर सोचो ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, तो क्या होगा? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका? 0 0। 0। अभी देखना यार, इसमें ट्रिक है थोड़ा सा। सपोज ये स्टार्ट है और ये कुछ तो घूम के वापस आ गया एंड, यही क्या हो गया? एंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 0। इसका सबसे सिंपल केस कहाँ देखने को मिलेगा? circular सर्कल। सर्कुलर मोशन में। वेरी गुड। इसका सबसे सिंपल केस देखने को मिलेगा सर्कुलर मोशन में, कि स्टार्ट हुआ और वहीं पर एंड हो गया। तो यही हुआ स्टार्ट, ये हुआ, और यही हो गया क्या? एंड। जरूरी नहीं है सर्कल, किसी भी टाइप की क्लोज ज्योमेट्री आपको यही आंसर देने वाली है, क्या? कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पर एंड हो गया। समझ आया? इन सारे ही केसेस में अच्छी बात क्या मिल सकती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। समझ आया?
तो इसका मतलब वर्क डन क्या होना चाहिए ये सारे केसेस में? 0. 0. 0। अब यहाँ पर आ गई ट्रिक, यही तो गलत बात हो जाती है। अब ये आपको याद रखना, मैंने क्या बताया, ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे गड़बड़ हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्क डन मे और मे नॉट बी 0। समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो और हमेशा वर्क डन 0 हो, ऐसा नहीं होता। समझ आई ये बात? आगे एक्सप्लेन करूंगा किस केसेस में होगा, पहले स्टेटमेंट समझ आया या नहीं, याद कर पाए या नहीं? स्टेटमेंट याद रहेगा सबको कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो जरूरी नहीं है कि चीजें 0 हो जाए, ओके। जबकि अगर रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो पक्का क्या होगा, W 0 होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो W हमेशा क्या होगा, 0। मस्ट बी कंडीशन है, मस्ट बी, ओके। लेकिन अगर मूविंग है और डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो फिर क्या होगा, मे और मे नॉट बी। अब देखिए कब होगा और कब नहीं होगा। देखिए 2 केसेस होंगे, इस पे बात करते हैं। अगर अगर इस सिनेरियो में जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अगर फोर्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स remain same, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर उसकी सेम रहती है थ्रू आउट, क्लियर, डायरेक्शन नहीं, सॉरी डायरेक्शन एग्जैक्टली नहीं, एंगल, मतलब सपोज लेट्स से ये एक लाइन है और मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जा रहा हूं, बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, Yes, sir. ठीक है। अब मैं इस लाइन पे आ गया, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, अपवर्ड। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट में यहां पर आ गया, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बैकवर्ड। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां ले गया, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो इसका मतलब ये फोर्स है अगर, और लेट्स से ये फ्रिक्शन है, तो ये बताओ ये जो फ्रिक्शन था, ये रेड कलर वाला मोशन है, किस तरफ मूव हो रहा है, तो फ्रिक्शन जो है बार बार वो चेंज कर रहा था। क्या फ्रिक्शन और मोशन के बीच में एंगल कभी बदला क्या, नो। हमेशा कितना रहा, हमेशा कितना रहा, Like 180 डिग्री। 180. 180 तो मतलब ये है कि उसको कभी फील ही नहीं हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जाकर 0 हो गया, वो तो पूरा थ्रू आउट प्रोसेस तक वर्क करता रहा बेचारा, उसको 0 डिस्प्लेसमेंट का कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। बट जरा सोचे ग्रेविटी के बारे में, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए, ग्रेविटी लग रही थी कहाँ, नीचे, और मोशन कहाँ था इसका, मोशन इसका था ऊपर की तरफ। अब सोचो हम ऊपर लेके गए और बाद में थोड़ी देर में नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा तो ये इसका मोशन हुआ, बट ग्रेविटी क्या हुआ, ग्रेविटी किस तरफ लगेगी, वो ऊपर लगने लगेगी क्या, नहीं, ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है, नीचे। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल बदल गया ना, पहले कितना था, अभी कितना हुआ, 0। अभी दोनों सेम डायरेक्शन में, पहले थे 180 डिग्री में। तो इस केस में वर्क डन 0 हो सकता है, क्यों, जब पहले 180 डिग्री था तो नेगेटिव वर्क डन और बाद में पॉजिटिव, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, 0। जबकि इस केस में नहीं वो होगा। तो इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि डायरेक्शन नहीं, एंगल की बात करें, क्या, इफ एंगल ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम, तो वर्क डन क्या आएगा,
जीरो नहीं होगा। समझ आया? क्लियर? पॉइंट नहीं सबको समझ आया कि अभी दोनों के बीच का थीटा क्या था? ऑलवेज 180 डिग्री था। ये केस समझ आया? फ्रिक्शन समझ आया या नहीं? थीटा ऑलवेज 180 डिग्री था, तो उस केस में फ्रिक्शन का वर्क डन कभी भी नहीं होगा। ये पॉइंट समझ आया है? हाँ सर। हाँ, दूसरा केस आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इफ एंगल ऑफ force and displacement changes, then work done might be जीरो। और कौन सा केस? मैंने ग्रेविटी वाला आपको एक एग्जांपल यहाँ पर समझाया। जैसे ये ऑलवेज वाला, ये एक साइड कर लेते हैं। इसमें क्या था? इसमें वर्क डन जीरो नहीं होगा, फ्रिक्शन का केस। ठीक है, ये क्या है? फ्रिक्शन वाला पॉइंट है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्रिक्शन के केस में इन दोनों के बीच में थीटा ऑलवेज 180 डिग्री था, नहीं होगा जीरो। लेकिन मैं ग्रेविटी वाला क्वेश्चन बना देता हूँ, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो इसका जो मोशन है वो अप होगा, मोशन इसका अपवर्ड है। और जब वो यहाँ पर पहुंचेगा तब मोशन इसका कैसा है? डाउनवर्ड है। लेकिन ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड लग रही है, जबकि इस केस में ग्रेविटी क्या लग रही थी? डाउनवर्ड, और मोशन था अपवर्ड। तो यहाँ पर थीटा कितना है? 180 डिग्री। और यहाँ पर थीटा कितना है? 0 डिग्री। जीरो। थीटा चेंज होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वर्क डन क्या हो सकता है? जीरो। जीरो हो सकता है। क्यों? कब? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। ये देखो, हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? कौन सा केस? डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब आप बोलो नहीं सर, क्वेश्चन ही हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं कि ये ऊपर जाके यहाँ पे एक रूफ है, ये एक हाउस है, उसके छत पे हम जो है स्टोन थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो अब वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना अभी इन दोनों के बीच में। समझ आया? ये डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वर्क डन अभी जीरो नहीं होगा। हम क्वेश्चन ही क्या डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, उसके बाद है हम ये डिस्कस कर रहे हैं। समझ आया? सेकंड केस समझ आया? डिस्प्लेसमेंट अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो चेक करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तुरंत नहीं बोल देना है, चेक करके बोलना है आपको। क्लियर? ओके। थर्ड सिनेरियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम थर्ड बात करें, अभी हमने क्या बात की कि फोर्स जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। थर्ड केस क्या था? कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा जीरो कब होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। If theta is equal to 90 डिग्री, then cos थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। सो वर्क डन क्या आएगा? जीरो। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है, स्ट्रेट क्लियर। क्या? इफ और व्हेन द फोर्स is making, or when the force is acting at 90 degree with the displacement. Clear? When the force is acting at 90 degree with the displacement. इसका मतलब क्या है? सोचो कोई एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो ग्रेविटी हमेशा कैसे लगेगी? नीचे, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग एट 90 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव करा रहा हूं, लेट्स से ये, तो ग्रेविटी हमेशा कैसे लगेगी? डाउनवर्ड।
तो बेटा ग्रेविटी और मोशन के बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा? हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो इसका मतलब होगा उसका वर्क डन हमेशा क्या होगा? ग्रेविटी का 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी is 0 for all the objects moving horizontally. किसी को डाउट इसमें बताएं? ये कैसे समझ में आया कि ग्रेविटी का वर्क डन हमेशा क्या रहेगा? 0। किन के लिए स्पेशली? हॉरिजॉन्टल मोशन। हाँ, हॉरिजॉन्टली जो मूव करते हैं उनके लिए क्या होगा? हमेशा ग्रेविटी का वर्क डन 0 होगा। और भी डिफरेंट केसेस हैं, और भी कई जगह पे हो सकता है। कोई और आपको केस याद है जहां पर फोर्स और मोशन दोनों 90 डिग्री एंगल बनाते हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स बनाता है? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूग। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल ऑल सेंट्रीफ्यूगल इज ऑलवेज 0। क्यों ऑलवेज 0 है? क्योंकि ये डिफाइन ही है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो मोशन से कितने डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री। क्लियर? तो इनके लिए थीटा हमेशा कैसा रहता है? 90 डिग्री। तो इनका वर्क डन तो 0 रहेगा ही। तो बता 0 वर्क डन सबको समझ आया? किस किस 3 केसेस में 0 वर्क डन हो सकता है? पॉइंट समझ आया 0 वर्क डन का सबको? ओके, पॉजिटिव वर्क डन की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव वर्क डन, तो यार पॉजिटिव वर्क डन मतलब क्या है? अगर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो सिर्फ साइन कौन हैंडल करता है? cos cos थीटा। थीटा हैंडल करता है ना। और बताओ cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब कब हो सकती है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इसका मतलब व्हेन थीटा की वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। व्हेन फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब मैं इस तरीके से बता देता हूँ, इस तरीके से cos पॉजिटिव कहाँ पर होगा? यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर? cos थीटा पॉजिटिव होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा? फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि जब थीटा, नीचे वाले क्वाड्रेंट को अब हम 180 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, -90 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे मैं बोलूंगा +90 और इसको 270 नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? -90। ओके। तो इसका मतलब ये है कि जब ये -90 से ज्यादा हो और +90 से कम हो, क्या यहाँ पे इक्वल लगाएंगे क्या? नहीं, इक्वल लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 वर्क डन हो जाएगा ना। सो -90 की सिचुएशन रहेगी तो जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। cos थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। क्लियर? तो इस केस में वर्क डन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सो देन वर्क डन कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 0। कोई डाउट किसी को इसमें? अच्छा, मैंने बताया था कि वर्क डन क्या है? एक मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी है ना। तो सोचो किसी सिस्टम पे अगर मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया तो मैंने उस सिस्टम को एनर्जी दी होगी या उससे ले ली होगी? क्या लग रहा है?
सपोज एक होगी। बॉक्स है, मैंने इसको दे पॉजिटिव वर्क डन किया 20, मतलब मैंने इससे इसको एनर्जी दे दी एक टाइप की, या इसकी एनर्जी ले ली, एनर्जी दे दी। इसको एनर्जी दे दी, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये कि बहुत ही स्ट्रेट एंड क्लियर है क्या, कि पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है कि एनर्जी एक सिस्टम को हम दे रहे हैं। सो पॉजिटिव work done means energy is given to the system. ओके, सो पॉजिटिव वर्क डन अगर क्लियर है तो नेगेटिव वर्क डन भी आपको क्लियर ही होगा। देखिए नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन सिंपल, जैसे हमने इसमें बात की, कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, तो किस क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहां पर और यहां पर। कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहां पर होती है ये हमें देखना है। तो किस क्वाड्रेंट में है, +90 हो गया ये, और -90 हो गया। डन। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +90 से और -90 की तरफ। क्लियर। सो +90 से ज्यादा और -90 से कम, इन दोनों के बीच में अगर वो है कहीं पे cos थीटा, मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट में अगर है cos थीटा, तो आंसर श्योर क्या आने वाला है उसका, नेगेटिव होगा। क्लियर। तो cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, cos थीटा की वैल्यू करेगी वेरी, मतलब 0 से कम और -1 से ज्यादा। एट द एंड सिंपल मीनिंग कि cos कैसे रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में देखें तो cos थीटा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहने वाला है इस पूरे केस में। यहाँ पे cos थीटा क्या था, पॉजिटिव था, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। और वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है, बेसिक मीनिंग जो अभी हमने बताई कि नेगेटिव वर्क डन हुआ मतलब हमने सिस्टम की एनर्जी क्या करा दी, लॉस करा दी। तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ, या मीन्स energy is taken from the system. From the system means loss of energy to the system. क्लियर। अच्छा, तीन चीजें बहुत ही अभी अच्छे से याद रखनी है, जिन पे आपको ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, मतलब ज्यादा cos थीटा के बारे में सोचना ही नहीं है। तीन केसेस में cos थीटा के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। कैसे देखना, तीन केसेस। अब जैसे हमने बात की कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या एग्जांपल हो सकता है कि नेगेटिव वर्क डन हो, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो, नेगेटिव हो। मतलब सपोज ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, बट ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है कहाँ, आगे की तरफ। अब आपको लग रहा होगा अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, फोर्स पीछे लग रहा है और ऑब्जेक्ट आगे मूव हो रहा है। तो मैंने एक चीज बताई कि देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, जितने नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे उतने वर्क डन होंगे ना। क्लियर। तो ये चीज एज अ नोट हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, क्या, as there can be multiple forces on a system, as there can be multiple forces on a system, that's why
there can be multiple work done. Okay, multiple work done मतलब ये है कि एक वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन बाय ईच फोर्स हमें वहां पर देखना होगा। समझ आया सबको कि अगर एक सिस्टम में 20 फोर्सेस हैं तो वहां पे हम कितने टाइप के वर्क डन देख सकते हैं? 20 टाइप्स के वर्क डन देख सकते हैं। एज देयर कैन बी मल्टीपल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम, सो देयर कैन बी मल्टीपल वर्क डन। तो इसका मतलब जब मैं एक ऑब्जेक्ट को आगे पुल कर रहा हूँ, लेट्स से F इज इक्वल टू 20 से पुल कर रहा हूँ और मैंने 5 मीटर पुल किया, तो क्या सिर्फ इस पे F लगेगा? क्या फ्रिक्शन नहीं लगेगा? क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा? अब बताओ Yes. डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? आगे की तरफ है। तो किसी ने ये थोड़े ना कहा है कि आपको इसका ही वर्क डन देखना है, फ्रिक्शन का भी तो वर्क डन देख सकते हैं। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है और फोर्स पीछे लग रहा हो। बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये बोला ही नहीं कि कौन सा फोर्स इसको आगे लेके जा रहा है। हो सकता है कोई फोर्स इसे आगे लेके जा रहा है, सिंपल। क्लियर? हमें सिर्फ इस फोर्स का वर्क डन चाहिए तो हम उस फोर्स का निकाल देंगे। जिस फोर्स का वर्क डन हमसे पूछेगा वो वाले फोर्स का हम वर्क डन निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये सिचुएशन क्लियर है आपको कि आगे मूव कर रहा है और हो सकता है फोर्स इधर लग रहा हो, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम देख लेंगे। देन सर हाँ, नॉर्मल फोर्स के साथ भी वर्क डन 0 होगा ना? ओके, वेरी गुड। नॉर्मल फोर्स के साथ वर्क डन 0 होगा अगर हम परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मूव कर रहे हैं। ऑलवेज नहीं, मतलब ऑलवेज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो ये केस याद है, ये नॉर्मल है, ठीक, ये ग्रेविटी है। तो अगर हम इसे मूव कराएं, थोड़ी देर में हम यहां पर ले आए, देखिएगा, बताओ क्या नॉर्मल के लिए कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? नॉर्मल की डायरेक्शन में नॉर्मल हमेशा कहाँ था? ऊपर था। नॉर्मल हमेशा इसके परपेंडिकुलर था, तो 90 डिग्री 0 हुआ। बट बताओ क्या ग्रेविटी का वर्क डन 0 होगा क्या? नो। तो इसका मतलब ये है कि वो डिपेंड करेगा कि इफ द मोशन रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक, अब सोचो ये बॉक्स रखा है और इस बॉक्स को मैं अपने पाम पे रख के ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। आएगा। Yes, sir. नॉर्मल इस तरफ है और मोशन भी इस तरफ है, तो वर्क डन आएगा ना। तो ग्रेविटी वाले में जैसे मैंने बात की हॉरिजॉन्टल मोशन की, उसी तरीके से इस पे भी चेक करके देखना पड़ेगा। अगर हॉरिजॉन्टल है हमेशा 90 डिग्री है तो क्या आएगा आंसर? 0। तो इसलिए मैंने पर्टिकुलर कुछ लिखा नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन रहेगा। 3 केसेस आराम से मैं बना देता हूँ। क्या 3 केसेस आराम से? अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 आएगा। सबको क्लियर? वर्क डन क्या आएगा? 0। कुछ केसेस में मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, नो नीड ऑफ कॉस थीटा। फिर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे और फोर्स भी कहाँ लग रहा है? आगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कितना हो जाएगा? 0। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो वर्क डन में कॉस थीटा रखने की जरूरत है क्या? नहीं। आंसर आएगा पॉजिटिव F इंटू एस, सिंपल वाला F इंटू एस। बार बार कॉस थीटा रखने की जरूरत है क्या अगर सेम डायरेक्शन है? नो सर। नहीं। तो सिमिलरली अगर अपोजिट डायरेक्शन है बट फोर्स अपोजिट रख रहा है, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया इस केस में? 180 डिग्री। 180। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? -1। तो क्या -1। बार-बार कॉस थीटा रखने की जरूरत है? नहीं। हम डायरेक्टली समझ जाएंगे कि वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव और F इंटू एस जितना आएगा। तो ये 3 चीजें हम डायरेक्ट किया करेंगे, इसमें कुछ हमें सेपरेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ आया सबको?
तो यार सबको क्वेश्चन समझ में आया, वर्क डन पूरा समझ आया अच्छे से? चले तो एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं फिर हम। ये 3 हमेशा याद रखना, ये बहुत फास्ट के लिए काम आएंगे। तो चले शुरू करें एग्जांपल फिर हम। आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर चैट बॉक्स में करेंगे। डन? ओके। ओके। देखिए, हमें क्या-क्या करना है, एफ का वर्क डन निकालना है, ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है, लाइक वर्क डन ऑफ mg और वर्क डन ऑफ ग्रेविटी लिख सकते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स निकालना है। देखिए, आंसर नहीं करें आप लोग, सॉल्व करके रख लें, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ बिकॉज़ बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स होंगे। सो चेक करना थोड़ा-सा टफ होगा मेरे लिए कि कौन-सा आंसर आप कर रहे हो। सो इसके बेटर है आप लोग सॉल्व करके रख लें, फिर मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। ये 5 वर्क डन हमने आपसे पूछे हुए हैं।
ओके, सो आई गेस सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देख लेते हैं यार सारी चीजें, मतलब बेसिकली वर्क डन में भी आपका एनएलएम यूज होने वाला है, लॉज ऑफ मोशन आपका यूज होने ही वाला है, मतलब आपको सारे फोर्सेस तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि हमें फ्रिक्शन निकालना है अभी। सो 10 kg का बॉक्स है, सारे फोर्सेस सारे वेक्टर बहुत ही अच्छे से कर लेने पड़ेंगे। रीजन क्या है कि हमें सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें, लेट्स से हमारा एफ है, ठीक, एफ कितना था 100, तो हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। 37 डिग्री पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos का एफ कॉस 30, 80 कॉस 37 डिग्री। तो ये कितना आएगा, अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये कितना आएगा 80, ठीक। अगर ये फोर्स हम सॉल्व कर दे तो ये कितना आ जाएगा, एफ साइन 37, सॉल्व करने पे कितना आएगा ये 60। ओके, अभी नीचे ग्रेविटी लग रहा होगा, सो ग्रेविटी यहाँ पे अभी वर्क डन नहीं है, ये डब्ल्यू वर्क वेट है, वो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इनटू एन, मतलब यहाँ पर एन भी देखना पड़ेगा हमें, एन कितना है चेक करें, यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 100 नीचे है और 60 ऊपर की तरफ है, तो हमें पता है कि यार 40 अपवर्ड तो कहीं नहीं जा रहा, मतलब n प्लस 60 मस्ट मैच 100, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 40, सो म्यू इनटू n की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू है 0.3 और n है 40, 12 12। तो ये सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए हैं, ठीक। अब वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले वर्क डन बाई और फोर्स, वर्क डन बाई एफ, तो वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस इंटू 400 क्लियर। तो एफ कितना है 100 है, एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, कितना है 5 मीटर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 37 डिग्री। भाई फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, किसी को डाउट हो तो यहाँ पे बना लिया करेंगे, फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, समझ आया यार किसी को, कोई दिक्कत। सर वही हुआ ना फिर 80। हाँ सॉल्व कर लेते हैं, मतलब देखें, ओके, मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 400 400 सेम डायरेक्शन है अभी, तो ये पॉजिटिव आने वाला है। नेक्स्ट वर्क डन देखें, वर्क डन बाई फोर्स हो गया, वर्क डन बाई फिर क्या पूछा हुआ है, ग्रेविटी, वर्क डन बाई 0 ग्रेविटी देख लेते हैं। देखें तो ग्रेविटी के लिए अच्छी बात यह है कि नीचे की तरफ लग रहा होगा mg और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है हॉरिजॉन्टल, तो थीटा कितना है 0 सो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा 0 रीजन क्या है, बिकॉज थीटा क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री नेक्स्ट क्या है नॉर्मल, नॉर्मल 0 तो वर्क डन बाई नॉर्मल देख लेते हैं, वो भी क्या होगा 0, क्योंकि कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अभी भी कहाँ हो रहा है आगे की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। सो फॉर दिस क्वेश्चन क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ओके नेक्स्ट क्या था, फ्रिक्शन, बताएं वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है आगे की तरफ, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा जस्ट अपोजिट लगता है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो मैंने बताया था ना 180 डिग्री के लिए तो फिर करने की भी जरूरत नहीं होती है डायरेक्ट लिखने की, डायरेक्ट कर देंगे हम, तो 180 डिग्री इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो फ्रिक्शन कितना आया था 12 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना था 60 नेगेटिव का, क्लियर। तो बताओ नेट वर्क डन कितना हो जाएगा 240 समेशन ऑफ वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस,
वर्क डन नेट फोर्स क्या हो जाएगा? प्लस 400 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 60। आंसर कितना आ गया? प्लस 340. बस 340. 340 340. 340। अब ये बताओ, ये एनर्जी हमने सिस्टम को दी या सिस्टम से ले ली? किसी ने दी। हमने दी। इतनी एनर्जी सिस्टम को दी। क्लियर? सो ये जो प्लस है ये बताता है एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, इज गिवन टू द सिस्टम। कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना अभी वर्क डन में? मतलब बेसिक सॉल्व हो रहा है, सबको फील आया है क्या Yes, sir. करना है एग्जैक्टली हमें? चले अब बहुत ही दूसरा एग्जांपल देते हैं सिमिलर वे पे। चले चले बताएं फर्स्ट केस क्या आंसर हो जाएगा? एक कुली है वो कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए है और उसे उठा के वो अपने सर पे रख ले रहा है, ठीक है? ऐसे ग्राउंड पे है लेट्स से, और ये बॉक्स रखा हुआ है और उसने उठा के उसे अपने फोरहेड पे रख लिया। बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताओ 0.1. इस प्रोसेस में अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स को उठाने के लिए फोर्स कहाँ लगा रहा होगा वो पर्सन जब बॉक्स को पिक करना है मुझे? ऊपर. की ऊपर तरफ। तो वो उसकी ग्रेविटी को ओवरकम कर पाएगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वो जो पर्सन फोर्स लगाएगा वो कहाँ लगाएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। साथ में ग्रेविटी लग रही होगी कहाँ पर? नीचे की तरफ। नीचे। कितनी? mg जितनी, mg। मतलब कितनी हो जाएगी? 800 न्यूटन। ये नीचे लग रहा होगा। यार अभी प्रॉब्लम समझो कि वो कितना फोर्स लगा रहा होगा। क्या वो 900 फोर्स लगा रहा होगा? 800. बताएं क्या वो 800.
800 लगा रहा होगा। क्यों 800 क्यों लगाएगा? ज्यादा क्यों नहीं लगाएगा? 850 क्यों नहीं? ऊपर नीडेड है ना, क्या चीज? उतनी ही चाहिए ना उसे। नहीं मतलब ज्यादा लगा देगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? मतलब हमें कैसा पता चलेगा कि उतना ही लगा रहा है, ज्यादा क्यों नहीं लगा रहा? अगर ऊपर जाते हुए ग्रेविटी कम होगी। नहीं, ग्रेविटी कम नहीं होगी, ग्रेविटी तो इतनी ही रहेगी, ग्रेविटी इतनी ही रहने वाली है। एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेरी गुड। अगर हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ma आ जाएगा ना, MA मतलब एक्सेलरेट। इसका मतलब वो ऐसे ऑब्जेक्ट उठाया और यहाँ से 0 की स्पीड से उठाया और अपने सर पे उसने 50 की स्पीड से पटक लिया। ऐसा करता है क्या वो? नहीं, नहीं। प्रोसेस क्या होती है? स्लोली होती है। मतलब आई कैन से दैट v रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है यार सबको? v रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। तो v रिमेन्स कांस्टेंट इसका मतलब ये है कि भाई ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा। कितना ही लगाएगा? सिर्फ 800। 800। पक्का? अभी नोट्स में नहीं समझ आएगा, बट जिसने लेक्चर अटेंड किया उसे समझ आएगा। और ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर उसे अगर बॉक्स पिक करना है तो वो 800 क्यों लगाएगा, ज्यादा क्यों नहीं लगाएगा? अगर ज्यादा लगा लेगा तो बॉक्स अपने सर पे वेलोसिटी के साथ हिट कर देगा। नहीं, स्लोली होता है प्रोसेस। तो अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पर लिखूं आपको कि F विल बी सेम एज ग्रेविटी, F विल बी 800 न्यूटन because box is kept slowly। स्लोली का मतलब ये है v क्या है? कांस्टेंट है विद जीरो एक्सेलरेशन एल से। अच्छा, मोशन कहाँ है इसकी? डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है? वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बताओ भाई, वर्क डन बाय दैट कुली क्या हो जाएगा? 120। सेम डायरेक्शन है ना, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। थीटा कितना है दोनों के बीच का? 0 डिग्री। 0। क्लियर? सो वर्क डन बाय दैट कुली आएगा क्या? पॉजिटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? मतलब पॉजिटिव 800 इनटू कितना? 0.1। लिखेंगे क्या? नहीं, 1.5 मीटर में लिखेंगे ना, एमकेएस यूनिट चल रहा है। क्लियर? तो कितना आ जाएगा ये? 1200 जूल। पेरेंट तो पॉजिटिव का 1200 जूल उसने काम किया उसको पिक करके रखने का। अच्छा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? ग्रेविटी के लिए यस, -1 to हाँ, 00। वेरी गुड। सो अगर मैं यहाँ पे फिगर बना दूं, अभी स्टार्टिंग आज है इसलिए आज मैं फिगर बना रहा हूँ, नेक्स्ट उससे मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, ऐसे बार बार एरो नहीं दिखाऊंगा कि एफ ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। जबकि ग्रेविटी के लिए क्या है? ग्रेविटी mg नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट उसका ऊपर ही हो रहा है। तो बिकॉज ये 180 डिग्री है इसलिए नेगेटिव यहाँ पर आएगा। पहले मैंने समझा भी दिया था कि हो जाएगा 800 इंटू सेम 1.2 1.5। सो कितना आ जाएगा? नेगेटिव का 1200। सो बेसिकली ग्रेविटी उसका अपोज कर रही थी, तो सिर्फ वो ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए इतना काम करने वाला है। समझ आया सबको? क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? ग्रेविटी का वर्क डन और उस कुली का वर्क डन। ओके, चलें नेक्स्ट फेज का वर्क डन बताएं, सॉल्व करें जल्दी से। सर रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी बताना है क्या? नहीं, वर्क डन बाय हिम
उसने कितना एफर्ट लगाया ये बताना है, उसने क्या काम किया। देखिए यार ये सिचुएशन थोड़ा सा हार्श है, देखें ये सिचुएशन थोड़ा सा हार्श है विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। एज द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिक्स ये थोड़ा सा हार्श सिचुएशन है, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये आंसर करना है। सोचो वो ऑब्जेक्ट लगेज सॉरी वो पर्सन लगेज अपने फोरहेड पे रख रहा है, तो बताओ कौन सा फोर्स लगा रहा होगा वो इसको होल्ड करने के लिए। नॉर्मल मस्कुलर फोर्स। नहीं मस्कुलर तो ठीक है, कौन सा टाइप, मस्कुलर को वो किस टाइप में कन्वर्ट करके लगा रहा है, नॉर्मल नॉर्मल में, जी, क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है ना नीचे mg। अगर ये पर्सन फोर्स नहीं लगाएगा तो ग्रेविटी उसे गिरा देगी, तो ये पर्सन बेसिकली कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल। ठीक, अच्छा अब ये मूव किस तरफ हो रहा है, आगे की तरफ। हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में। तो जरा सोचिएगा ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये उस पर्सन का फोर्स है, ये उस पर्सन का फोर्स है, वो कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल के टाइप का लगाएगा। ये नीचे ग्रेविटी का फोर्स है, बताओ दोनों का वर्क डन ही क्या आएगा, 0 जीरो। सो वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछूं तब भी आंसर 0 आएगा, वर्क डन बाई दैट पर्सन या फिर नॉर्मल क्या आएगा, 0। तो फिजिक्स Zero. थोड़ा सा हार्श है। क्लियर, फिजिक्स थोड़ा सा हार्श है इस केस को लेके कि वर्क डन बाय दैट पर्सन, बेचारा वो उस लगेज को लेके कितना मूव कर गया, 200 मीटर मूव कर गया। तो आप ये नहीं है कि आप लगा दो 800 इंटू 200। क्लियर, ये होगा क्या आंसर, नहीं आपको ज्यादा इमोशनल होके नहीं सोचना है, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है कि सर वो प्लेटफॉर्म पे इतनी मेहनत करेगा 200 मीटर गया और आप बोल दो कि यार तुमने तो कुछ काम किया ही नहीं, वर्क डन क्या है, 0। तो मैंने पहले भी बताया था कि सोचो मैं भी यहाँ पर टेबल पर बैठा हूँ, ठीक है, मैं भी चेयर पर हूँ और मैंने 1.5 आवर लेक्चर डिलीवर किया, तो मैंने बहुत सारा काम किया, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। 0। तो फिजिक्स के टर्म्स में मैंने कोई वर्क किया क्या, नो। नहीं। क्लियर, तो फिजिक्स में एक चीज समझना है कि इमोशनल वाला वर्क नहीं है, इट इज स्ट्रेट वर्क डन बाय एनी फोर्स। तो अगर आपको बोलना है कि बताओ यार उस कुली ने काम किया कि नहीं, तो आप कुली के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। व्हाट वी से कि कुली वर्क डन बाय कुली, मतलब कुली ने फोर्स कहाँ पे लगा के रखा, तो पूरा टाइम वो फोर्स अपवर्ड था कि ग्रेविटी को बचा के रखे, वो ग्रेविटी को बैलेंस करके वो रखे, और पूरा टाइम उसका फोर्स अपवर्ड था, इसलिए जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर पॉइंट ये होगा कि यार अगर वर्क डन 0 आ रहा है बट वो तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है बताओ, आगे मूव कर। अरे आगे मूव करने, मैं वर्क के टर्म्स में पूछ रहा हूँ कि वर्क है जो एनर्जी को कंज्यूम करवाता है, वर्क डन, लेकिन करने के उस लिए क्या चीज, ग्रेविटी को अपोज करने के लिए कहाँ भाई, ग्रेविटी का वर्क डन भी तो 0 ही आ रहा है, ग्रेविटी अपोज कर ही नहीं रही है। देखो यहाँ पर ग्रेविटी अपोज कर रही है, बिल्कुल कर रही है, उसने ग्रेविटी को अपोज करने के लिए इतना सारा वर्क किया, लेकिन यहाँ पर तो ग्रेविटी भी वर्क नहीं कर रही है, तो क्यों उसे वर्क करना पड़ेगा, क्यों उसे मूव वर्क करना पड़ेगा, क्यों एनर्जी लगेगी, वर्क डन इवन 0 है बट फिर भी एनर्जी लगेगी उसे। रीजन, रीजन आगे मूव करने के लिए वो अपनी मसल्स को उठाता है, मतलब ये लेग इधर पे रखता है ना स्टेपिंग, तो इसका मतलब ये वो अपनी मसल्स को यहां तक लेके आता है। सो मसल्स को लिफ्ट अप करके वापस लाने में, लिफ्ट अप करके वापस लाने में वो पूरी एनर्जी कंज्यूम होती है। क्या वो इस बॉक्स पे कोई भी वर्क डन करता है क्या, नहीं, बेसिकली वो वर्क डन किस पे करता है,
सेल्फ पे। एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है उसकी? खुद। सेल्फ की मसल्स को मूव कराने में उसकी पूरी एनर्जी लग रही है। कहां पर नहीं लग रही है? बॉक्स को उसने कोई एनर्जी नहीं दी है। समझ आया क्या सबको कि यहां पर वर्क डन ऑन दैट बॉक्स इज 0। इवन पर्सन इज नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन दैट बॉक्स, बट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और वो एनर्जी कहां पर जा रही है? उसके मसल्स को वर्क कराने में, उसके मसल्स को लिफ्ट अप फिर वापस स्टेपिंग मूव कराने में। तो पॉइंट समझ आया कि फिजिक्स में इमोशनल नहीं होना है वर्क को लेके, सिर्फ कैसे सॉल्व करना है मैथमेटिकली। समझ आया सबको? वर्क डन के नाम पे आपको सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करना है, बिल्कुल भी इमोशनल वर्क डन नहीं निकालना। क्लियर है ये सबको? हाँ सर। ओके, एक और एग्जांपल देते हैं। एक और एग्जांपल करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल मैनर पे देखो, बहुत ही सिंपल वे पे समझा देते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग काफी अच्छे से जानते हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पर, और लेट्स से हमने एक एम मास का बॉक्स यहाँ से छोड़ दिया है। किसी को कोई डाउट इसमें? एक एम मास का बॉक्स है, वो जस्ट हमने उसको छोड़ दिया हुआ है, तो बताएं कि वर्क डन कितना होगा। ये एल लेंथ का ऑब्जेक्ट है और लेट्स से इसकी हाइट है h। चलिए, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन इट रीचेस एट द बॉटम। ओके, सॉल्व करें, आराम से सॉल्व करें बेटा, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएं, इतना भी जल्दी नहीं आंसर करें। बताए क्या आंसर होगा? mg sin theta into root L square plus h square। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मतलब अभी देखो यार, मैं डायरेक्ट ही बना देता हूँ, क्यों टेंशन लें आप लोग, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखें, अच्छा थीटा गिवन नहीं था, सॉरी माय मिस्टेक। मुझे ये कंसिडर करना था कि एच और एल अगर मैंने दे दिए हैं तो थीटा आपको नहीं दिया है, थीटा अननोन लेके चलना था, थीटा अननोन लेके कंसिडर करना था, बट कोई बात नहीं। लेट्स से हमें थीटा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी? इधर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये तो अगर इसे मैंने थीटा माना है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जब हम देखेंगे तो ये होगा mg, ये फोर्स हुआ, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज s इनटू cos, और थीटा के जगह पे वहां पर कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन कितना आएगा? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इनटू कॉस, क्या बन जाएगा? साइन थीटा। जरा साइन थीटा की वैल्यू तो रख के देखो, क्या होगी साइन थीटा की वैल्यू? h by root L square plus h square root L square plus h ओके गुड। mgh mgh इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है? mgh mgh। देख रहे हो यार, आंसर तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, potential आंसर तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है। तो इस सिंपल से आंसर को थोड़ा सा मैं कन्वे करना चाहता हूं कि किस तरीके से हम और भी सिंपल कर सकते हैं चीजों को। तो ये एज अ स्पेशल पॉइंट है,
देखिए स्पेशल पॉइंट क्या है, when force is constant, okay, and theta is not changing, मतलब थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा कुछ है कि अगर फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा है, थीटा भी नहीं चेंज हो रहा है, और कभी आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये थीटा है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि W वर्क डन का आंसर क्या था, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो क्या मैं एस कॉस थीटा साथ में नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं वर्क डन को ये नहीं लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू एस कॉस थीटा? या फिर लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन को कॉस थीटा किसके साथ लिख लूँ, एफ के साथ लिख लूँ, तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो इसका मतलब देखो ये चीजें क्या है, एफ कॉस थीटा है क्या एग्जैक्टली, एफ कॉस थीटा क्या है एग्जैक्टली, एफ का कंपोनेंट है। एफ का कंपोनेंट है। बताओ वर्क डन बाई एफ साइन थीटा होगा क्या कुछ? नो सर। जीरो। और वर्क No, डन sir. बाई एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो। जीरो। तो इसका मतलब कभी भी हम कंपोनेंट करके वर्क डन तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि एफ साइन थीटा के अलॉन्ग तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, वो तो 90 डिग्री का कंपोनेंट है, तो उसका क्या आ जाएगा, वर्क डन जीरो। तो इसका मतलब वर्क डन के दो स्पेशल फॉर्मूले हम ये देख सकते हैं कि वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सिर्फ लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन सकता है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ का लिखें, फोर्स के डायरेक्शन का, या फिर बन सकता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये दो पैटर्न हमारे बन सकते हैं। तो जरा पीछे वाले केस पे चलते हैं कि क्या पूछा हुआ था और हम उसको कैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। चले पीछे वाले केस में, बताए क्या था, ग्रेविटी किधर लग रही थी, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब जब इस पे ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही थी, हमें इस बॉक्स पे पता है कि ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ यहाँ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैं ये भी तो लिख सकता था कि इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है। समझ आया? तो इसका मतलब जब ग्रेविटी नीचे लग रही थी और मैं डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी की तरफ का निकाल सकता हूं, कितना है, h, तो डायरेक्टली वर्क डन क्या हो जाएगा, mg इंटू एच। mg. h क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ आया h क्या है? मैं लिखता हूं h क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो चीज समझ में आई? यहां पर जो हमने किया, अगर हम mg sin थीटा इंटू एस लिखना चाहें, आप ये भी लिख सकते हैं ना, w इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू, लेट्स से डायगोनल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, फोर्स इंटू सॉरी, यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने फोर्स को कंपोनेंट किया, और यहाँ पे हमने किसका कंपोनेंट लिया, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया। तो एज पर द क्वेश्चन जो चीज इजी पड़ेगी वो पिक करेंगे ना, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस क्वेश्चन के लिए क्या बेटर पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इजी पड़ रहा है। समझ आया? तो इससे डायरेक्ट आंसर आएगा mg इंटू एच, और फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा, mg
साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट कितना था रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया सेकंड केस। समझ आया? तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा केस इजी पड़ रहा था? ये वाला। तो ये दोनों स्पेशल पॉइंट सबको समझ आए? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन सॉल्विंग में अभी इनका यूज काफी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके Okay, sir. Thank you, ओके sir. देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Have a nice बाय day. बाय, या बाय बाय एवरीवन।